हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है हम लोग का क्लास 7 का चैप्टर 4 उस्मा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। इसका 2 पार्ट जो है हो चुका है, इसका थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। अगर आप चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, अब यहाँ पे से हम लोग को यहाँ पे कंटिन्यू करना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये आपको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण मतलब क्या होता है, और ये आपका जो है कुचालक और चालक क्या होता है। देखिए, स्थानांतरण ऊष्मा का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप एक रोड लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट में, एक रोड लिए हैं और यहाँ पे कैंडल आपका जो है मोमबत्ती हम लोग लाल का टुकड़ा जो है डालते हैं, और फिर एक एंड में जो है हम लोग उसको गर्म करेंगे तो क्या देखते हैं ना कि ये सब जो है वो पिघल पिघल के गिर जाता है। यहाँ पे क्या होता है ना, हीट ट्रांसफ़र होता है वन इंटू अनदर इंड, यानी इंड एक छोर से दूसरे छोर में जो रहता है आपका हीट जो रहता है ना, वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र कैसे होगा, तो हॉट टू कोल्ड होगा, मतलब जिधर गर्म है ना, गर्म से वो किधर जाएगा, ठंडे की ओर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि अगर आप कोई आयरन लीजिएगा, लोहा लीजिएगा, ठीक है, या कोई एल्यूमिनियम लीजिएगा या कॉपर लीजिएगा, अगर आप देखिएगा कि उसका एक एंड को आप गर्म कर रहे हैं तो उसका दूसरा एंड भी जो रहता है गर्म हो जाता है। तो ऐसा कोई भी मतलब कि पदार्थ हम लोग कह सकते हैं जो कि हीट को जो रहता है ना ट्रांसफ़र करता है, यानी ऊष्मा को जो रहता है ट्रांसफ़र करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और ऐसा पदार्थ जो कि आपको ऊष्मा को आसानी से ट्रांसफ़र नहीं करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, ठीक है। तो चालक का उदाहरण तो हम लोग देख चुके, जितने जैसे मेटल से जितना आपका मेटल्स हम लोग कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये आपका चालक में आ जाता है। अगर इंग्लिश में हम लोग बोले तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट हम लोग बोलेंगे, ठीक है। और ये है आपका कुचालक। कुचालक अगर हम लोग इसको इंग्लिश में बोले तो इसको हम लोग बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोलेंगे। जैसे कि आपका इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो प्लास्टिक और लकड़ी जो होता है ना, ये आपका कुचालक हो जाता है, और इसको हम लोग ऊष्मारोधी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये वन एंड से दूसरे एंड में हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता है, यानी एक छोर से दूसरे छोर से में ये हीट ट्रांसफ़र नहीं करता है, ठीक है, तो ये कुचालक कहलाता है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है डियर, जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट 4.8 नहीं, हाँ एक मिनट, एक्सपेरिमेंट 4.8, ये देखिए संवहन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, जैसे कि एक फ्लास्क में जो है हम लोग वाटर को जब हीट करते हैं तो क्या देखते हैं ना, जैसे जैसे नीचे वाला पानी हीट होता है, ये हॉट होके यानी गर्म होके ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और इसका जगह कौन ले लेता है, ठंडा पानी ले लेता है, ठीक है। और फिर वो हीट होता है, फिर वो क्या होता है, वो गर्म होके वो ऊपर की ओर चल जाता है, और वो ठंडा पानी फिर इसकी जगह ले लेता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस ये जो स्थानांतरण हो रहा है, यानी ऊष्मा का जो स्थानांतरण हो रहा है, इस विधि को हम लोग संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। क्योंकि जो जल जो रहता है ना, गर्म रहता है, वो ऊपर की ओर आ जाता है, और जो ठंडा पानी रहता है ना, वो उसका जगह ले लेता है, वो नीचे की ओर चल जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग किसी भी बर्तन में जो है पानी गर्म करते हैं ना, तो उसमें यही प्रक्रिया होता है कि नीचे का जो पानी जो जैसे ही गर्म होता है ना, वो हल्का हो जाता है, हल्का होता है ना, तो वो ऊपर की ओर आ जाता है, और फिर वो जो पानी ठंडा रहता है ना, वो उसकी जगह ले लेता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं, और इसको हम लोग ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। तो इस तरीके का जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है ना, इसको हम लोग संवहन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको मतलब कि क्वेरी होगा ना, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ये कमेंट बॉक्स है डियर जो कि आप ही के लिए बनाया है, तो प्लीज़ एटलीस्ट हम ज़रूर आपको सजेस्ट करेंगे कि जो भी कीवर्ड है ना, एटलीस्ट कीवर्ड को जो है आप जो है टाइप करते जाइए कमेंट बॉक्स में। यकीन कीजिए ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। यहाँ पे एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया है, देखिए 4.9 में। यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग एक मोमबत्ती जलाते हैं और फिर उसको देखते हैं, यहाँ पे एक ऊपर की ओर हम लोग हाथ रखेंगे और एक उसके साइड में हाथ रखेंगे, और फिर देखते हैं कि हम लोगों को कौन सा हाथ में ज़्यादा हीट अनुभव होता है। तो ऑब्वियसली जो ऊपर का हाथ होता है ना, उसमें ज़्यादा हीट का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे से जो हवा जो रहता है ना, वायु जो रहता है वो हीट हो जाता है, तो वो ज़्यादा आपका ऊपर में जो रहता है हम लोग को वो ज़्यादा ताप लगता है। लेकिन जो साइड
लाइट का जो रहता है ना वो उतना गर्म नहीं हो पाता है, इसी के कारण वो हम लोगों को इससे रिलेटेड जो रहता है कम जो रहता है हीट लगता है। देखिए ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है और इसलिए ज्वारा से ऊपर का हाथ जो रहता है गर्मी अनुभव करता है, और पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती है, इसलिए ये वायु जो रहता है लो के ऊपर की वायु जैसे गर्म नहीं होती है। अभी हम लोग संवहन पढ़ रहे थे ना, जिसमें क्या होता है कि नीचे का जो गर्म नीचे का जो आपका हवा रहता है, यानी नीचे का जो पानी रहेगा या हवा रहेगा, ठीक है, वो गर्म हो जाता है तो वो ऊपर की ओर चल जाता है, और फिर उसकी जगह कौन ले लेगा, जो ठंडा हवा है, जो ठंडा पानी है, ठीक है। तो इस विधि को हम लोग संवहन कह रहे हैं, यानी जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है ना उसको हम लोग संवहन कह रहे हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो ऊपर का हाथ रहता है ना वो ज़्यादा गर्म महसूस होता है, ठीक है। तो ये जो आपका जो विधि है ना, ये आपका जो तटीय क्षेत्र होता है ना, वहाँ के लोग इसके कारण काफ़ी मनोरंजित महसूस करते हैं। पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्योंकि इस इलाके में क्या होता है ना कि आपका समुद्र की ओर से जो होता है ठंडा मतलब कि ठंडी ठंडी हवा आता है, और आपका जो स्थल का जो गर्म गर्म हवा जो रहता है ना वो आपका कहाँ चला जाता है, वो समुद्र की ओर चल जाता है। तो समुद्र की ओर से जो मतलब कि वायु आता है ना, जो हवा होता है ना, उस वो ठंडी हवा रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समुद्र समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र समीर कहते हैं। इसलिए इस चीज़ का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्र का जो घर सब होता है ना, उसकी खिड़की जो रहता है ना समुद्र की ओर खोल दिया जाता है, ठीक है। तो समुद्र समीर किसको कहते हैं? तो होता क्या है, एक बार फिर से हम इसको डिस्कस करते हैं कि आपका ये जो संवहन प्रोसेस है ना, उसी के थ्रू जो रहता है आपका स्थल का जो वायु रहता है ना वो गर्म हो जाता है। वो जब गर्म हो जाता है तो वो लाइट हो हल्का हो जाता है, वो समुद्र की ओर चल जाता है, और समुद्र में से जो ठंडी ठंडी हवा जो रहती है ना वो आपका स्थल की ओर आती है, ठीक है, स्थल की ओर आती है। इसलिए तटीय क्षेत्र का जो खिड़की जो रहता है वो आपका समुद्र की तरफ बनाया हुआ रहता है, ताकि वहाँ से ठंडा ठंडा हवा जो है आ सके। लेकिन ठीक है, रात के समय ये जो प्रक्रिया है ना ये उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा होता है? तो उल्टा हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि आपका समुद्र में क्या होता है ना वो स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, यानी क्या है आपका स्थल का जो हवा रहता है ना वो जल्दी ठंडा हो जाता है, और समुद्र का पानी हवा जो रहता है ना वो जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है। इसलिए क्या होता है यहाँ पे आपका, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु जो है वो समुद्र की ओर बहती है। अब देखिए पहले तो वो गर्म हवा जो रहता है वो समुद्र की ओर जा रहा था, और समुद्र से जो है ठंडी हवा आ रहा था, जिसको हम लोग समुद्र समीर कहते हैं। और यहाँ पे जो है आपका स्थल से जो ठंडी वायु जो है ना वो समुद्र की ओर बहती है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका थल समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? थल समीर। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपका ये स्थल से ये आपका ठंडी वायु कहाँ जा रहा है, ये समुद्र में जा रहा है, ठीक है, समुद्र में जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? थल समीर कहते हैं। और दिन के समय में ये समुद्र से ये ठंडी हवा जो है रहता है ना ये स्थल की ओर, ये स्थल की ओर आता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं आपको फिर से थोड़ा सा समझा दे रही हूँ, जैसे कि ये स्थल है, ठीक है, और ये आपका समुद्र है, ठीक है। तो दिन के समय क्या होता है यहाँ आपका दिन के समय क्या होता है आपका समुद्र से ठंडी हवा यानी कोल्ड एयर, ठीक है, ठंडी हवा जो रहता है धरती की तरफ आता है, स्थल की ओर आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग समुद्र समीर कहते हैं। लेकिन रात के समय क्या होता है ये स्थल का जो हवा रहता है ना वो जल्दी जो रहता है ठंडा हो जाता है, तो वो किधर चला जाएगा, वो आपका समुद्र में चला जाएगा, ठीक है। तो ये किधर चला गया, समुद्र में चला गया, इसको हम लोग थल समीर कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये दोनों, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्माहट अनुभव होता है, सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुँचती है, और ये चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे हम विकिरण कहते हैं, और विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसी वायु अथवा जल की स्थानांतरण नहीं होता है। तो माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। और जब हम किसी ताप पर, देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, विकिरण क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि
जैसे कि सूर्य से जो धरती जो है, सूर्य से मतलब कि जो ऊष्मा हम लोग को प्राप्त हो रहा है, तो उसमें ना किसी तरह का मतलब कि माध्यम नहीं रहता है, इसलिए उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता है, तो वो ना दूसरे मतलब कि विधि से हम लोग तक पहुंचता है। उस विधि को हम लोग यहाँ विकिरण कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे जो हम लोग को मतलब ऊष्मा पहुंच रहा है धरती पे सूर्य का, वो जो है आपका विकिरण से पहुंच रहा है, क्योंकि आपका ये जो स्थानांतरण के लिए ना और संवहन के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है, लेकिन इनके बीच कोई माध्यम नहीं है, तो ये हम लोग को विकिरण तक पहुंच रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे क्या है, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, यानी स्थानांतरण, हीट का स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण के द्वारा भी होता है। तो विकिरण क्या है ये समझ में आया? विकिरण में किसी भी माध्यम का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग किसी हीटर के सामने बैठते हैं ना, तो उसमें जो हम लोग को ऊष्मा प्राप्त होती है ना, वो भी आपका इसी की विकिरण से ही प्राप्त होती है। कौन सा विधि से प्राप्त होती है? विकिरण से प्राप्त होती है। तो ज्वाला से हटकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें कि कुछ गर्म बर्तन ठंडा होते समय, यानी ज्वाला से हटा कर रखा कोई बर्तन जो है, मतलब कोई ज्वाला है, ठीक है, उससे हटकर थोड़ा कोई ठंडा बर्तन रखा हुआ, कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय, देखिए यहाँ पे ज्वाला से हटा कर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई हॉट बर्तन है, कोई गर्म बर्तन है, ठीक है ना, अब उसको हम जो है हटा दिए वहाँ से, अब वो ठंडा हो रहा है, तो उसमें से जो हीट निकल रहा है ना, वो इसी विकिरण द्वारा ही जो है अपने परिवेश में जो है स्थानांतरित होता है, मतलब वो ट्रांसफर वो हीट को कर रहा है। ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ पे? तो सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकृत करती है। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं, तो इनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है और कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा की अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है और धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ गर्म पिंड जो है ना, वो विकिरण के रूप में जो है ऊष्मा विकसित करती है, यानी ऊष्मा को देती है। जैसे विकिरण के कारण ही हम लोग को ऊष्मा प्राप्त हो रहा था ना, तो इसी तरह कुछ गर्म पिंड जो रहता है विकिरण विधि के द्वारा ये ऊष्मा दे रही है। अब यहाँ क्या होता है, जब ये ऊष्मा जो है ना विकिरण से दूसरे किसी वस्तु पे जब ये टकराता है, तो वो क्या करता है, उसका कुछ भाग को प्रवर्तित कर देता है और उसका कुछ भाग जो रहता है अवशोषित हो जाता है या कुछ अपरागत हो जाता है। तो जो ऊष्मा का जो अवशोषित भाग है ना, ठीक है, उसका जो ताप है वो बढ़ जाता है, यानी जिसमें वो विकिरण के द्वारा जो वो मतलब कि ऊष्मा जो प्राप्त किया है, उससे वो क्या होता है, उसका ताप जो है बढ़ जाता है। ठीक है? अब यहाँ पे क्या है आपका सर्दियों तथा गर्मियों, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, यहाँ पे हम लोग तीन चीज़ें डिस्कस किए आपका जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। एक तो संवहन देखे थे, और एक आपका हम लोग क्या देखे, संवहन देखे, और एक अभी हम लोग क्या कौन सा विधि पढ़े, तीन विधि को देखे थे। ठीक है? पहला विधि देखिए, संवहन पहला विधि है, ठीक है, जिसमें हम लोग देखें किस तरीके से ठंडा और गर्म पानी जो है गर्म पानी को ठंडा पानी गर्म पानी को किस तरीके से हटा रहा है। ठीक है? एक ये देखे थे, और दूसरा हम लोग क्या देखे थे, और दूसरा हम लोग विकिरण को देखे थे, विकिरण को। ठीक है? क्या देखे थे? विकिरण को। ठीक है? तो विकिरण में क्या हो रहा था कि विकिरण में किसी भी माध्यम का जरूरत नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि विकिरण में जो है किसी भी तरह का आपका माध्यम का जरूरत नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे संवहन में, ठीक है, संवहन में और चालक में, ठीक है, चालक अभी देखे थे ना हम लोग, चालक किस तरीके से जो पदार्थ जो है वो आपका ऊष्मा का स्थानांतरण कर रहा था एक छोर से दूसरे छोर। तो ये चालन और संवहन में किसकी ज़रूरत होती है, तो किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, लेकिन ये विकिरण में किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना? तो इसका एग्जाम्पल हम लोग दिखा दिए थे कि बता दिया आपको कि कैसे आपका सूर्य और धरती पे जो आपका हीट जो ऊष्मा जो स्थानांतरण हो रहा है, फिर इसी
इसी तरीके से कैसे किसी कोई गर्म चीज़ है उसको जब हटा दिया जाता है ठंडा में, और वो फिर जब वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो किस तरीके से वो अपना ऊष्मा को जो है स्थानांतरण करता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र के प्रकार। देखिए अब सर्दी में हम लोग कैसे गर्म कपड़े पहनते हैं, तो सर्दी में हम ना थोड़ा मतलब कि डार्क कलर का कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और वही अगर हम लोग गर्मी में बोले तो हम लोग जो रहता है थोड़ा लाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, यहाँ पे ये ब्लैक ये है, यहाँ पे ये वाइट कलर का ये है। जब इसको हम लोग हीट कर, ये दोनों को जो है अगर हम लोग धूप में रख देते हैं ना, चाहे गर्म जगह पे रख देते हैं, तो क्या देखेंगे ये चीज़ जो है ये जल्दी आपका हीट हो चुका है, और ये जो है इसके अपेक्षा जो है ये आपका कम हीट है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो आपका डार्क कलर जो रहता है ना वो ज़्यादा गर्म होता है, और लाइट कलर जो रहता है वो कम गर्म होता है। इसलिए जो है हम लोग सर्दी के समय जो है आपका डार्क कलर का यूज़ करते हैं, लाइट कलर का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट को फिर से करने के लिए बोला है, जिसमें जो है हम लोग सेम टेम्परेचर पे दोनों बर्तन को रखेंगे और फिर उसको हम लोग हीट करेंगे पानी उसमें देके। तो क्या देखते हैं कि ये जो आपका डार्क कलर है ना, जो ब्लैक कलर का ये बर्तन है, उसमें जो वाटर रहता है ना वो सेम टेम्परेचर पे ये जल्दी हीट हो जाता है, लेकिन ये जो रहता है देर से हीट होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पता चलता है कि जो आपका डार्क कलर रहता है वो आपका मतलब कि सर्दी के समय में हम लोग यूज़ करते हैं, और सॉरी जो डार्क कलर रहता है, हाँ ठीक है, और जो लाइट कलर रहता है वो हम लोग गर्मी के समय पे वो यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है आपका वो जल्दी गर्म नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, हमें अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसा भवन बनाना संभव है जिस पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है, और ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाता है, जो कि आजकल उपलब्ध है। तो देख लीजिए काफ़ी अच्छी बातें बोला गया है कि हम लोग अगर ऐसा घर बना सकते हैं जहाँ पे गर्म के समय वो गर्म ना हो और ठंड के समय वो ठंड ना हो। तो अभी जो है ऐसी ईंटों का निर्माण कर दिया गया है। वो क्या कैसी ईंटें हैं, तो खोखली ईंटें हैं। ठीक है, तो इस ईंट से जो है हम लोग ऐसा घर बना सकते हैं जो कि आपका गर्म के समय में मतलब कि गर्म हवा जो नहीं आएगा अंदर, और ठंडी के समय में ठंडी हवा अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि सर्दियों में हमें ऊनी वस्त्र पहनते हैं, और ऊन जो रहता है उष्मारोधी है, इसलिए इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी ट्रैम्प रहती है, और ये वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो हम लोग उष्मारोधी कपड़े पहनते हैं ना, जैसे कि जो ऊन के रेशों के का जो कपड़ा पहनते हैं, तो ऊन के रेशे के बीच में वायु जो रहता है मतलब हवा जो रहता है फंसी रहती है, जिसको हम लोग ट्रैप कहते हैं। और ये जो वायु रहता है ना वो हम लोग को हमारे जो शरीर का अंदर का जो ऊष्मा है ना उसको वो बाहर की ओर नहीं जाने देती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? याद रखिए दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका कारण क्या है कि अगर हम लोग दो कंबल रहते हैं ना, तो दो कंबल के बीच में एक के कंबल के बीच में क्या हो जाएगा ना, ये आपका वायु रहेगा। ठीक है, और अगर हम लोग एक ही लेंगे ना तो उस पर इस तरीके का कोई भी हवा नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड दिया हुआ है जो कि कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन इसी कीवर्ड से इस चैप्टर में इतने कीवर्ड हम लोग पढ़े हैं, और ये सारे कीवर्ड जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक एक चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर इससे हमको लगा था थोड़ा सा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अगर आप देख लीजिएगा किसी भी तरीके का अगर मतलब कि कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा। ठीक है ना, हम आपको बता देंगे। यहाँ पे हम लोग विकर्ण और ये में थोड़ा सा आई थिंक कुछ हुआ था प्रॉब्लम, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा आप लोगों को समझने में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में उस पर फिर से डिस्कस करेंगे। हम फिर मिलते हैं डियर, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।